गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कल के वीडियो का जो आधा बचा हुआ भाग है वो पूरा करेंगे और वो है 5वीं कक्षा का 4th लेसन नन्हा फनकार। नन्हा फनकार के 3 पेजेस जो कल हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा कि बादशाह अकबर वो उस जगह पर आते हैं जहाँ सारे संगत राज यानी जो पत्थर की कटाई करते हैं और उस पे डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में एक नगर बसाया जा रहा है और वहाँ बहुत सारे लोग पत्थरों की कटाई करके नए नए डिजाइन बना रहे हैं। आपने देखा होगा पुराने समय की जो इमारतें होती हैं उसमें बहुत सारे पत्थरों पर नमूने बने होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, चाहे वो फूल हो या स्त्री पुरुष, सुंदर सुंदर डिजाइन। तो उसको नक्काशी करने वाले लोग भी होते हैं जो पत्थरों को अच्छी तरह से काट कर नए नए डिजाइन बना लेते हैं। उसी में 10 साल का एक बच्चा केशव वो पत्थरों पर नक्काशी का काम कर रहा है और वहाँ बादशाह अकबर आ जाते हैं और किस तरह से अनजाने में केशव उनसे बातचीत करता है और बाद में जब उसे पता चलता है तो वो बहुत डर जाता है कि मैंने जिस तरह से बेरुखी से बात की, हो सकता है वो मुझे कोई सजा दे। लेकिन जब उसने देखा कि बादशाह अकबर बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो उसके मन का सारा डर निकल गया। उसके बाद हम अगले पेज पर जाएंगे जिसमें दिया है कि उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। अकबर ने नरम आवाज में पूछा। जैसे ही बच्चे ने देखा कि वो मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछ रहे हैं बड़े ही प्यार से नरम आवाज में, केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। नपातुला मतलब सिर्फ उतना ही बोला क्योंकि वो डर गया था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे कुछ और बोल सके। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। वो पहले ही उलझन में पड़ा हुआ था कि बादशाह अकबर मुझे क्या सजा देंगे, मुझे डांटेंगे क्या, मैंने उनके साथ इस तरह से बात की। तो उन्होंने कहा केशव तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उसने तुरंत हाँ कर दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। छेनी एक छोटा लोहे का टुकड़ा होता है जिसको रखकर उस पर ठोकते हैं हथौड़ी से और पत्थरों को एक आकार देते हैं। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौट आना मतलब क्विक, एकदम फास्ट। वो तुरंत बड़ी फुर्ती से भागा हुआ गया अपने पिता के पास और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर लेकर आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? यानी केशव को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये बादशाह अकबर हैं और वो इस तरह से मेरे साथ मुझसे नक्काशी करना सीखेंगे। इस बात में उसे बहुत शक हो रहा था कि इतने बड़े आदमी मुझसे नक्काशी करना सीखेंगे, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सीख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। सकपकाना नहीं, घबरा गया, डर गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा कठिन है?
क्या ये काम मुझसे भी ज्यादा मुश्किल है? बादशाह अकबर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जितने भी मुगल राजा हुए हैं, अब तक इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जितने भी मुगलों में राजा हुए, सबसे अच्छा व्यवहार और स्वभाव हिंदुस्तान में रहते हुए जितना अच्छा काम अकबर ने किया उतना किसी दूसरे राजा ने नहीं। कहते हैं कि उन्होंने मिट्टी से भरी डलिया यानी टोकरी उठाने में किसी की थोड़े दिन पहले ही मदद किया था। वो कहते हैं कि वो काम भी मैं कर सकता हूँ तो मैं नक्काशी करना नहीं कर सीख सकता क्या? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, जैसे चौक से बोर्ड पर हम ड्राइंग करने के लिए मिसाल के ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें कलर भरते हैं, ठीक उसी तरह वो कोयले का एक टुकड़ा लेकर उससे पहले एक डिजाइन बनाया और फिर उनसे कहा कि आप इस नमूने को बनाइए। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। यानी डिजाइन जैसी बनानी है उस हिसाब से हल्की और गहरी कटाई की जाती है, लेकिन बादशाह ने जोर से हथौड़ा मारा तो केशव ने उन्हें टोका। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत उनकी गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना कीर्चे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। यानी वो अकबर को सिखाता है कि आपको धीरे से हथौड़ा मारना है और अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखना है, यानी पूरा बंद भी नहीं करना और पूरा खुला भी नहीं रखना है, ताकि जो चिंगारी पत्थर की उड़ेगी वो आंखों में न जा पाए। तो अकबर मुस्कुरा कर कहते हैं, जी हुजूर। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक में से करती हूँ, आगे पीछे मेरे को दिक्कत जनाब, जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का नीचे आना, बस 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 उसके ऊपर जाना है। आप बहुत नीचे आ गए, ऊपर जाना है। वीडियो खराब हो जाता है, नहीं दीजिए, छोड़ लीजिए, ऊपर जाना है। ऊपर नहीं जा रहा है, और जाइए, छोड़ दिया। बस जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वयस्क यानी एडल्ट पर्सन, जो काफी उम्र में बड़ा है, उस पर अपनी धाक जमाते हुए उसे बहुत मजा आ रहा था। वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ जाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है गुस्से में आना। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही है या नहीं? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता है, यानी उसको ठीक नहीं लगता तो कहता नहीं और ठीक लगता तो कहता ठीक है। अब
केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराज उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं, क्योंकि आसपास जो लोग काम कर रहे थे अब उन्हें भी पता चल गया था कि ये बादशाह अकबर हैं और वो केशव के साथ बड़े ही प्यार से बातचीत कर रहे हैं। तो सारे उनको बड़े कौतूहल से यानी उत्सुकता के साथ देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो, यानी बड़े होकर तुम बड़े कलाकार बनोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने उनसे पूछा। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ही महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। सल्तनत यानी मेरे स्टेट के, मेरे साम्राज्य के सारे बड़े बड़े कलाकार इस कारखाने में काम करेंगे। मैं ऐसा कारखाना खोलूंगा। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। जैसा कि अकबर का स्वभाव था कि वो सभी बड़े बड़े कलाकारों का बड़ा आदर करता था और उनके दरबार में ऐसे 9 रत्न थे जो अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े माहिर थे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। बादशाह तो चले गए, लेकिन केशव हीरो बन गया, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसके पास आकर बार बार पूछ रहे थे। उनको उत्सुकता हो रही थी कि बादशाह के साथ केशव की क्या क्या बातचीत हुई है। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा है, एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। फतेहपुर सीकरी मुसलमानों की एक बहुत ही प्रसिद्ध ख्वाजा
सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं। तो कहते हैं कि उनकी अकबर के जब कोई संतान नहीं थी, बहुत जगहों पर मन्नतें मांगते मांगते वो अंत में ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह पर आए थे और उन्होंने वहाँ मन्नत मांग ली और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। ख्वाजा सलीम चिश्ती ने उन्हें कहा कि आपके एक नहीं बल्कि 3 संतानें होंगी और उनके ही आशीर्वाद से उनके 3 संतानें हुई। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा, यानी वो इतना जानता था उनके बच्चों का नाम। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। बादशाह अकबर के बड़े बेटे का नाम सलीम था और यही सलीम बड़ा होकर बादशाह शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और शाहजहां का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने ही बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में। तो उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखा। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। इस तरह से बादशाह अकबर के साथ हुई बातचीत को पर चर्चा करते हुए केशव और उसके पिताजी बड़ी देर तक बातें करते रहे और अंत में केशव सो गया। तो आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गई होगी। इसका जो अभ्यास क्रम है प्रश्न उत्तर, उस पर भी मैं एक अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगी क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है। तो एक अलग से वर्कशीट भेजने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छी तरह से वीडियो देखकर लेसन को समझ लो।